हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये जो है हमारा लेक्चर 4 होगा या फिर पार्ट 4। बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी के बारे में मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 में बताया है। आप पहले की वीडियोस देखना तो आपको और भी अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट की। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ पावर। बैलेंसिंग ऑफ पावर among the three pillars of the state। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये होगा। चलो तो शुरू करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ स्टेट के बारे में, एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूँ। इंडिया, दैट इज़ आवर नेशन, इट इज़ रन बाय द स्टेट, is run by the state, and state constitutes what? It constitutes three pillars। state means three pillars, और ये थ्री पिलर्स कौन कौन है? पहला है जुडिशरी, जे। जुडिशरी में क्या क्या आता है? जुडिशरी में आता है एपेक्स कोर्ट यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, ई फॉर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आता है? मीन्स गवर्नमेंट एंड all the government machinery, all the government machinery. For example, all government servants who assist the government to run the administration ऑफ द कंट्री। ठीक है, थर्ड पिलर होता है एल। एल मीन्स लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में कौन कौन होता है? एक होती है रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट बनाती है, या फिर और रूलिंग पार्टीज इन अलायंस। गठबंधन की सरकार। ठीक, दूसरे होता है इसमें अपोजिशन पार्टी। सिंगल पार्टी भी हो सकती है या फिर अपोजिशन पार्टीज इन अलायंस। ठीक है, तो निमोनिक आप याद रख सकते हो, जेल। जे स्टैंड्स फॉर जुडिशरी, ई फॉर एग्जीक्यूटिव, एल फॉर लेजिस्लेचर। ठीक है, अब हम पावर की बात करते हैं। सिंस the people of India have wasted their power in the state via voting। Here state means what? वोट करके हम स्टेट के किस पिलर को चूज कर रहे हैं? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर से ही जो रूलिंग पार्टीज होती हैं
क्या बनाती हैं? एग्जीक्यूटिव्स, यानी कि मिनिस्टर्स। ठीक है, सिटीजन ने तो स्टेट को चुन लिया, यानी कि लेजिस्लेचर को चुन लिया कि उस लेजिस्लेचर में कौन सी पार्टी या पार्टीज रूल करेंगी, उनके ऊपर शासन करेंगी। ठीक है, तो पूरी पूरी पावर अपनी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी किसे? स्टेट को। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? देन स्टेट विल बिकम पावरफुल। ठीक है, इसका मतलब है द टू ऑर्गन्स, नेमली लेजिस्लेचर and the executive, become powerful. Note, judiciary is the third pillar of the state, but it is independent. Citizens do not choose the judicial officials via voting. जुडिशियल ऑफिशियल्स का मतलब जजेस। ठीक है, ये बात क्लियर? सिटीजन ने वोट करके सरकार को चुना, अब वो सरकार पावरफुल हो गई, यानी कि दो पिलर बहुत ही पावरफुल हो गए। अब आप ये बताओ, अगर कोई पावरफुल होता है तो अपने पावर का मिसयूज़ करेगा ही करेगा, ये डेफिनेट है। 19वीं सेंचुरी के एक ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे हैं, उनका नाम है लॉर्ड एक्टन। इन्होंने कहा था कि हैड सेड, ये आप याद रखना, ये मेंस में लिखने के काम आएगा, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यहाँ पर पावर का मतलब हो गया 3 पिलर्स, इसको समझेंगे अभी। करप्ट का मतलब हो गया मिसयूज ऑफ पावर, एज रेंडर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो 3 पिलर्स हैं, जब इनके पास बहुत पावर है तो करप्ट होने के चांसेस पूरे ही हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि 3 पिलर्स में करप्शन का मतलब क्या है। हाउ द 3 पिलर्स कैन गेट करप्ट। लेजिस्लेचर कुछ ऐसे लॉज बना दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हैं। एग्जीक्यूटिव ने कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास कर दिए जो अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। जुडिशरी ने कुछ ऐसे जजमेंट दे दिए जो अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, मनमानी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, मनमानी नहीं चलेगी। अब लेजिस्लेचर और जुडिशरी का क्लैश हमेशा होता रहता है, क्योंकि ये दोनों ही पावरफुल हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी का क्लैश होता ही रहता है, आज भी होता है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं? पावरफुल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं। ठीक है, इनके बीच में क्लैश ना हो। ठीक है, टू प्रिवेंट, क्योंकि तीनों ही पावरफुल हैं तो क्लैश होना संभावित है। टू प्रिवेंट द क्लैश among the 3 organs of the state, balance of power is needed। ठीक है, पहला पॉइंट तो आप ये याद रखना, तीनों ऑर्गन में कोई क्लैश ना हो, इसलिए बैलेंस ऑफ पावर इज नीडेड।
दूसरा द टू पिलर्स नेमली लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जब ये कुछ ऐसे लॉज बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करते हैं जो सिटीजन्स को हर्ट करें, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करें, तब थर्ड पिलर यानी कि जुडिशरी पिक्चर में आता है और वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को बचाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब समझते हैं आगे। बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं नहीं दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया है। नोवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया it has been mentioned that they cannot encroach each other powers। और इस कॉन्सेप्ट को कहते क्या है? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ये जो है कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है यूएसए का। इट इज़ द फीचर ऑफ द यूएसए's कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए's कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 1 to 3। ठीक है, और ये कहता क्या है? ये कहता है द थ्री ऑर्गन्स cannot interfere in each other's territory of powers। It says the three organs of the state cannot interfere in each other's territory of powers। ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट होता, देन अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये कॉन्सेप्ट होता तब क्या होता? देन स्टेट वुड हैव बिकम एन एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, एब्सोल्यूट पावर। और लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट होगी ही होगी। ये बात क्लियर है। अब हम आते हैं बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ये भी नहीं है। तो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जोड़ा गया था, एक जजमेंट दिया गया था जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया गया था। जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में टसल आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था और फिर इनेक्ट किया गया था, फोर्स में लाया गया था। ठीक है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया came into force, then the legislature, that is our parliament, did many changes or amendments in the Constitution of India। और जब ये अमेंडमेंट हुआ था तब क्या हुआ था? This violated the fundamental rights of the concerned citizens। और सिटीजन्स के जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तब वो कहाँ जाएगा? जुडिशरी। जब जुडिशरी में गया, then this created a tussle, a conflict between judiciary and legislature। ठीक है, ये बात समझ में आई।
पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनाया जाता है, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो सिटीजन जुडिशरी के पास जाएगा और जुडिशरी फिर मुकदमा सुनेगी, उस लॉ को फिर देखेगी, इंटरप्रेट करेगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। इन द इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस 1975, the Supreme Court gave the concept of doctrine of separation of functions and not that of powers, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि their functions are independent, their functions are independent to each other but not their powers। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आने के बावजूद टसल होती रहती है। तो एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, सेल्फ रिस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट। सेल्फ रिस्ट्रेंट कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब है? समटाइम्स दिस क्रिएट्स, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस, जिसका मतलब ये है क्रिएट्स प्रॉब्लम्स and thus to avoid the conflict each organ practices what? Each organ practice the self restraint method। ठीक है, अब इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जब पार्लियामेंट लॉ बना रही होगी, जब लेजिस्लेचर लॉ बना रहा होगा, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। जब तक कि लॉ बन ना जाए और इम्प्लीमेंट ना हो जाए और उस लॉ को कोई चैलेंज ना करे, तब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, सुओ मोटो कॉन्सेप्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले सकता है, ठीक, लेकिन लॉ को चैलेंज करा जाए कि भाई लेजिस्लेचर ने ऐसा लॉ लेकर आया है जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, चैलेंज करा जाए अगर, तब सुप्रीम कोर्ट सुनता ही सुनता है। ठीक है, ये समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट जब भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में है तब तक इंटरफियर नहीं कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मान लो ये लेजिस्लेचर है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव है। When these two organs of the state or pillars of the state are imbalanced, then the third pillar, that is judiciary, balances it। ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया जो वायलेट कर रहा है किसी फंडामेंटल राइट्स को, एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दिया जो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, तब जुडिशरी पिक्चर में आएगी और ये जो इम्बैलेंस क्रिएट करा गया है, इसी को बैलेंस करेगी। ठीक है, एक बात और आप याद रखना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। ये बहुत ही फेमस सवाल है, एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, लेजिस्लेचर को। नोट, ये बात आप याद रखना।
जो हमारा प्रेस है, मीडिया है, ये फोर्थ पिलर कहलाता है। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये मेंशन नहीं है कि ये फोर्थ पिलर है प्रेस। ठीक है, ये बात याद रखना। मेंस के लिए ये लाइन याद रखना आप। एन इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बोथ, keeps the government accountable to its citizens and this may deliver a corruption-free government along with transparencies in government policies, its actions, its funds and expenditures। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी के 4 पार्ट्स हैं। फोर पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स की वीडियो मैंने अपलोड करी है, आप देखना। आप डेफिनेट है कि बहुत कुछ सीखोगे आप, ये पक्का है। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स पर। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीजन्स के लिए ये है और स्टेट के लिए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये सिटीजन्स के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस इसके अंतर्गत घूमते हैं और इसके अंतर्गत घूमते हैं, क्योंकि ये एक तरह से राइट्स हैं, राइट्स ऑफ स्टेट और स्टेट्स। ठीक है, अगली वीडियोज़ का मेरा आप इंतजार करो। कोई भी क्वेरीज़ हैं आप बेझिझक पूछो, मैं बताऊँगा। पढ़ने का तरीका अगर आपको जानना है तो वो भी बताऊँगा। लेकिन आप याद रखना एक बात, IAS में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए। रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।